सो सबसे क्लॉज नंबर 14 तक कर दिया था। सब टेक्स्ट बुक से एक बार रिवाइज करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे क्या लगाया जाता है? ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट के पीछे क्या लगाया जाएगा? कार। अब ये सबको एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग विच कंपनीज? फॉरेन कंपनी। किसको एक्सक्लूड किया गया है? बिम्स को। कौन होता है बिम्स? बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, पी से प्राइवेट। सारी प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूड किया है? नहीं। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इन रिजर्व्स इज लेस देन 1 करोड़, बोरोइंग इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, और रेवेन्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी। फिर स्टेटस ऑफ द कंपनी को हम कब चेक करते हैं? ऑन द बैलेंस शीट पे। कब चेक करते हैं? बैलेंस शीट। बट हाउएवर बोरोइंग्स को हम कब चेक करते हैं? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द। अगर होल्डिंग को एप्लीकेबल है तो किसको एप्लीकेबल हो जाएगा? सब्सिडरी। फिर पॉइंट नंबर 5 कंसोलिडेशन वाला हम करेंगे व्हेन वी गो टू क्लॉज 21 टुडे। फिर हमने चालू किया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 5। पहला वाला पॉइंट क्या कहता है हमें? क्या क्वांटिटेटिव डिटेल्स रखे हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एंड हम लोग ने हाईलाइट किया था उधर इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज इंटेंजिबल एसेट के भी हमें क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करना है। फिर क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है? एट विच इंटरवल्स? रेगुलर इंटरवल्स। बट रेगुलर इंटरवल्स किसके जजमेंट के ऊपर बेस्ड है? ऑडिटर के। ठीक है, कहीं पे डिफाइन नहीं है कि 1 मंथ, क्वार्टरली या एनुअली। वहां पे डिस्क्रिपेंसी है तो वेदर द सेम हैज बीन डेल्ट विद। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्ट विद? वेदर उसे रेक्टिफाई कर दिया है कि नहीं। फिर वेदर द डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इन द नेम ऑफ द, आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो हमें क्या देना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड क्या देना पड़ेगा? वो उठा के खोल के पढ़ना, क्या देना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन। दूसरा ग्रॉस वैल्यू। तीसरा क्या देना पड़ेगा? निकाल लो, सब बुक्स निकाल लो। तो बुक ही नहीं लाया। फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसा हम बहाना देते थे टीचर को, बैग चेंज किया। लेडीज जैसी बात करता है, लेडीज पर्स चेंज किया तो ये चीज इसमें रहेगी। इतना भारी बुक है, ऐसा कंधों पे लगा नहीं, तेरे को क्या वजन कम है? हाँ, ऑडिट के साथ सौतेले सब व्यवहार। ठीक है, चलो बाकी सब बोलो, एटलीस्ट रिपीट करो। क्या बोला आपने? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, वेदर इट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ द, व्हाट इज द पीरियड हेल्ड इन, एंड रीजंस क्या है कि व्हाई इट इज नॉट इन द हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। फिर क्या रिवैल्यूएशन हुआ है रिवैल्यूएशन, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया है कि नहीं, और अमाउंट कब देना पड़ेगा? जब चेंजेस 10% या उससे ज्यादा। फिर हमारे ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है फॉर होल्डिंग व्हाट, तो उसे डिस्क्लोज किया है कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा वहां पे इन्वेंट्री के लिए। इन्वेंट्री में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है? क्या डिस्क्रिपेंसीज है 10% या उससे ज्यादा, तो उसे डील किया गया है कि नहीं। फिर क्या वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है, और अगर है तो क्या हमने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल किए हुए, एंड आर दे इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर थर्ड वाला, हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया है, या लोन दिया हुआ है। नाउ वेदर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स, गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी एंटिटी, ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? जिसका प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव व्हाट, लोन्स। तो बताओ कितना पैसा घर की कंपनियों को दिया गया, कितना पैसा घर की कंपनियों को हम क्या कहते हैं? जस। जे से क्या कहते हैं? ए से एसोसिएट, और एस से सब्सिडियरी। फिर उसके बाद हमें देखना है कि टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमें देखना है कि जो भी है, जितने पे लोन लिया है, समझो मार्केट में सबको 10% पे दे रहे हैं, यहाँ पे 6% पे दिया, तो टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल। क्या रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रेगुलर है कि नहीं है? कि अगर इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज, 90 डेज, तो कुछ टैक्स पर रिकवरी लिया गया है कि नहीं। Where the loans and advances has fallen due during the year, has been renewed, extended, or fresh loans granted to settle the overdues of the existing. If the loans and the advances granted in the nature of loans either repayable on demand या तो without specifying the terms, तो वापस अमाउंट दो और बताओ कितना परसेंटेज प्रमोटर्स को दिया है या रिलेटेड पार्टीज को दिया हुआ है। फिर उसके बाद कंप्लायंस विद 185 एंड 186। पब्लिक डिपॉजिट में हमें देखना है तीन चीजें, डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई कंप्लाई किए कि नहीं किए,
फिर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलो हुआ और ऑर्डर ऑफ द सेम। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में हमें देखना है वेदर सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है। कब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत होती है? जब वहां पे रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड का ओवरऑल टर्नओवर कितना होता है, 35 करोड़ से ज्यादा। स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब जो भी हमें किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। उसमें क्या आ जाएगा, या तो अनडिस्प्यूटेड है या तो अनडिस्प्यूटेड है। तो इफ इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो ही रिपोर्ट करो। बट लेकिन अगर डिस्प्यूटेड है तो अच्छा, यहाँ पे ना सीरीज मेरा एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। ये जो 6 मंथ्स है ये कब से काउंट होगा? बैलेंस शीट डेट से कि जब से वो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल समझो, इट वॉज सपोज टू बी पेड इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, कंपनी पेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्या हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने से ज्यादा हो गया। नवंबर में पे किया। अब हम जब कारो रिपोर्ट बना रहे हैं तब तो ऑलरेडी पे हो चुका है। मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं यार? क्वेश्चन समझा मेरा? 6 मंथ्स इफ यू आर सेइंग इट इज फ्रॉम द ड्यू डेट। पे कब किया? नवंबर। जब पे कब करना था? मे। इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। बट व्हाइल यू आर रिपोर्टिंग, व्हेनेवर यू आर मेकिंग कारो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, पे कर चुका है। तो इसे हम रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग बोले रिपोर्ट करेंगे? कितने लोग बोले रिपोर्ट नहीं करेंगे? तो रिपोर्ट कब करेंगे? सितंबर का मार्च होगा तो फिर मतलब ऐसा होगा ना कि सितंबर के बाद का ही होगा सेशन। तो यहाँ पे अगर 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहा, भले वी हैव पेड बिफोर वी मेड द कारो, वी विल हैव टू रिपोर्ट। तो ये लोग ने क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स तुम रिपोर्ट करो। भले आगे जाके पे कर दिया है बट एक बार यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्ड। हमने सामने से कोई इनकम को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया या डिस्क्लोज कर दिया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ एक बार क्या कर दो, वहां पे डिस्क्लोजर दे दो कि आई मीन देखो कि उसे एटलीस्ट ये साल रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। क्लॉज नंबर 9 वहां पे हम लोग को कहते हैं हमने बोरोइंग्स ली हुई है, बट लेकिन बोरोइंग्स में यहाँ पे रिपोर्ट कब करना है, व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट। क्या? व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट। तो इंपॉर्टेंट इज डिफॉल्ट। अगर तुम्हें लोन्स वाला क्लॉज 3 याद हो ना, क्लॉज 3 क्या कह रहा था, हमने लोन्स दिए रिपोर्ट। यहाँ पे बोरोइंग्स लिए तो रिपोर्ट नहीं करना है, बोरोइंग्स लेके क्या किया जाए, डिफॉल्ट। तो इफ देयर इज अ डिफॉल्ट तो क्या बताओ, पीरियड और अमाउंट। बट नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन मांगा है वो लोगों ने, क्या क्या मांगा है हमारे पास, नेचर ऑफ बोरोइंग, फिर उसके बाद नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड। सो व्हाट वाज फाइनली डिसाइडेड फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स जो ड्यू डेट है तब से हम काउंट करेंगे। तो अगर कारो हम देते हैं पहले से, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के बाद पे किया है, 8 मंथ्स 9 मंथ्स पे किया है, बट तो भी हम उसको वहां पे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 मंथ्स कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द ड्यू डेट। और मेरे कारो रिपोर्ट देने से पहले उसने रिपे कर दिया है तो भी हम रिपोर्ट तो करेंगे इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स। नेक्स्ट, उसके बाद वहां पे क्या हमें बिल्कुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था उसी पर्पस के लिए यूज किया है कि नहीं। अगर तुम्हें ये सी वाला पॉइंट याद हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर थे। फिर क्या शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया गया है। फिर उसके बाद क्या हम लोग ने जो पैसा लिया है, क्या घर की कमियों को पैसा चुकाने के लिए किया है, और क्या हमने घर की कमियों के शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया हुआ है। तो वापस क्या दे दोगे, डिटेल्स एंड रिपोर्ट द डिफॉल्टिव। 10th वाले में हम लोग ने पैसा लिया है, अलग अलग तरीका होता है पैसा रेज करने का। आईपीओ एफपीओ से कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। आईपीओ एफपीओ है तो हम सिर्फ देखना है जिस पर्पस के लिए पैसा लिया वही पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर वहां पे कोई डिले है, डिफॉल्ट है या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन है, वो भी रिपोर्ट कर। फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए है तो देखो सेक्शन 42 एंड 62 कंप्लाई हुआ है। क्या कंप्लाई हुआ है? फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे हमें क्या करना है, अपने 10 के 10 वो किए थे, क्या बोला था अपने, फिर प्रियंका चोपड़ा स्टीपी। एफ से क्या बोला पता नहीं, फिक्स रेसेट। आई से क्या बोला, एल से लोन, लोन्स। फिर पब्लिक डिपॉजिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यू, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेस।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड हुआ ऑन द कंपनी या बाय द कंपनी। याद करो, कंपनी ने किया या फ्रॉड कंपनी के साथ, तो क्या रिपोर्ट करोगे, नेचर एंड द। फिर 143(12) कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। फिर वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड द विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। ठीक है, तो विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स ऑडिटर ने कंसीडर की है कि नहीं। फिर निधि कंपनी में नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट कितना होना चाहिए, 1:20। मतलब भाई जितने चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ। तुम्हारे पास 1 लाख है तो तुम मार्केट से कितने डिपॉजिट ले सकते हो, 20। उसमें से सब कुछ भाई तुम ये यूज कर सकते हैं, 10% को पैसा साइड में रखना है, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब जिसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। फिर क्या, सामने वाला रेगुलरली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पे कर रहा है कि नहीं। फिर रिलेटेड पार्टी किसके हिसाब से, एस 80। फिर 177 एंड 180 है। 177 क्या कहता है, ऑडिट कमेटी का क्या चाहिए, ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल मतलब ब्लैंकेट अप्रूवल। ये 188 क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक अप्रूवल। और लास्टली एस 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर चाहिए। फिर इंटरनल ऑडिट सिस्टम स्टार करवाया था मैंने ये पर्टिकुलर क्लॉज को। यहाँ पे हमें बताना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कमेंसरेट है कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसरेट, एडिक्वेट है कि नहीं। और हमने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ी थी। देखो, इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट कब पढ़ूंगा, जब इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। तो 138 में कब एप्लीकेबल है, अगर तू लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी। हम कोड क्या बोलते थे, डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिपॉजिट कितना होना चाहिए, 25। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। प्राइवेट में सिर्फ बोरोइंग और टर्नओवर होता है, बाकी की दोनों चीजें होती नहीं। यहाँ तक हुआ था हम, 15 भी करवा दिया था। तो 15 में हमने क्या पढ़ा था, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। हमारा अगर डायरेक्टर है, उसके साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसॉप दिया, इन काइंड ट्रांजैक्शन किया, उसको गाड़ी दे दिया, तो वहां पे हमें है ना एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब हमें शेयर होल्डर्स के पास से क्या चाहिए, अप्रूवल। उसके बिना हम ये ट्रांजैक्शन कर सकते नहीं है। अगर तुम्हें लॉजिक को याद हो तो मैंने बताया था कि सी यहाँ पे कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने बोला कि नहीं भाई, तू एज ओनर, स्टार्टअप ओनर, तो इतना ही सैलरी ड्रॉ कर सकता है। अब उसने अपने आप को इन काइंड में पे कर दिया। या तुम्हारा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन था कि मैनेजमेंट रेम्युनरेशन कितना होता है, उतना लिया, और उसके ऊपर का कैसे ले लिया, इन काइंड। तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए हमने क्या बोला, तेरे को शेयर होल्डर्स से क्या चाहिए, एक अप्रूवल, फिर ये कर सकते। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ने रिवाइज किया घर पे कि भाई छुट्टी भी बना रहेगा ना, कि उस दिन फिर कोई और बच्चा आया था तुम्हें। अच्छा, जिस दिन मेरा लेक्चर कैंसिल हुआ था। हम्म? तुम्हारा तो एफआर भी हो गया ना, क्या ही लेक्चर होएगा हम तो। नेक्स्ट बैच वालों को पढ़ाना चालू कर दो। हाँ? ठीक है, चलो बड़े बड़े आगे। क्या हो गया इसको, 7:20 बाकी है ना, 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट बाकी है। तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में थी, फिर मेरे को दिखी ही नहीं। अच्छा, सर। पंकज अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट कोई तो कैमरा ऑन करके बैठता है। हाँ, पंकज है तू, गुड मॉर्निंग। पंकज को एकदम नींद आ रही है कि आज ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया ना, तेरे को ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रेन में निकलना चाहिए था। हाँ। ओहो।
पर लेकिन वो लाइन इतना फ्रस्ट्रेटिंग था ना, मैं खुद चढ़ के गया। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ? नहीं, बीच में देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे जो हमारा वो प्रोफेसर लिफ्ट था, दैट वाज आल्सो नॉट वर्किंग। फिर वो बच्चे लोग की लाइन देख के ऐसा उनके ऊपर रहम आता था कि कहाँ उनकी जगह पाओ इस जन। मजाक नहीं है, मतलब उधर एफ आई जैसी, एस वाई जैसी, फाउंडेशन, फाइनल, और उसमें एक बार तो इनिशियली कुछ राहुल सर ने बोला रहेगा फाइनल वाले को अलाउ करो, तो क्या झगड़ा हो गया था, अलग लेवल का झगड़ा हो गया था। उसमें से एक दिन वो ड्रिफ्ट वाले को लगा मैं खुद फाइनल से का स्टूडेंट हूँ, मेरे को वो अलग लेवल का भाई वो लोग तो। ठीक है चलो, सो कमिंग बैक टू दिस क्लॉज नंबर 15 अपना हो गया, क्लॉज नंबर 16। नाउ सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, क्या सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 45 IA किसको लगता है? इट इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। देखो आरबीआई एक्ट की हम बात कर रहे हैं सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट में नहीं है, 45 IA ऑफ विच एक्ट? तो 45 IA इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। अब अगर तुम्हें याद हो, पता है एक क्लॉज था स्टार्टिंग में, क्लॉज 3, इन्वेस्टमेंट्स गारंटी लोन दिया है, वहां पे लिखा होता नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स। क्योंकि वहां पे एनबीएफसी को अलग से कहाँ पे कवर किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले तो क्या यहाँ पे ये जो भी कंपनी है उसे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है कि नहीं? नो, आरबीआई बोला कि देखो एनबीएफसी भी तो वही काम कर रही है जो बैंक्स कर रही है। अब एनबीएफसी से अगर गलत तरीके से फंक्शन करेगी तो भी हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगी। सो जैसे हम बैंक को रेगुलेट करते हैं, वी नीड टू रेगुलेट एनबीएफसी ऑल्सो। पर लेकिन वापस आईबीआई बोला कि छोटी छोटी एनबीएफसी को हम रेगुलेट करना चाहते हैं, नहीं। ऑल्सो देर आर सर्टेन एनबीएफसी जिसके ऊपर दूसरा कोई लॉ एंड रेगुलेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल सेबी भी बहुत सारी एनबीएफसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो वो लोग बोले कि भाई सेबी भी है, दूसरे भी अथॉरिटीज है मार्केट में, तो वहां पे सब लोग रेगुलेट करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिसको सेबी या दूसरा कोई एक्ट रेगुलेट नहीं करता, और जो भी एनबीएफसी का एज ऑफ टुडे नेट ओन फंड 2 करोड़ से ज्यादा है, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो आरबीआई बोला जिसका खुद का नेट ऑन फंड 2 करोड़ से कम है वो चौड़ी एनबीएफसी है, हम उनको रेगुलेट करना चाहते हैं। पर उससे ज्यादा बड़ी है तो भाई हम उसको क्या करना चाहेंगे, रेगुलेट। बट रेगुलेट कब करेंगे, जब तुम हमारे साथ आके क्या होते हो, रजिस्टर, तब जाके पता चलेगा कि भाई तेरा एनबीएफसी का नेट ऑन फंड कितना है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन दिया है कि नहीं। तो वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर विच सेक्शन, 45 IA और आरबीआई एक्ट। तो एनबीएफसी जो लिखा है ना ब्रैकेट में, वो एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे लिए लिखा है, ठीक है, मतलब वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ओके, तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? रजिस्ट्रेशन मैंने तुमको बोला फिलहाल किसको लेना पड़ता है, जिसका नेट ऑन फंड्स कितना है। ठीक है, तो वहां पे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन वहां पे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो। नेट ऑन फंड्स कितना है, 2 करोड़ या उससे ज्यादा, उसको एज ऑफ नाउ 45 IA में क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बट ऑब्वियसली विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, बस जिसको दूसरा कोई लॉ एंड रेगुलेशन रेगुलेट करता है उसको आरबीआई रेगुलेट करना चाहता नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नेट ऑन फंड्स मोर देन 2 crores। अब वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये जो हाउसिंग फाइनेंस है ना, ये भी एक नया वर्ड ऐड किया गया। देखो यहाँ पे इन्होंने इनिशियली क्या बोला था, रजिस्ट्रेशन के बिना तुम क्या नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाले को काम कर सकते हैं नहीं। पब्लिक ने क्या चालू कर दिया कि भाई हम लोग बैंकिंग फाइनेंस वाली चीज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सी वाली चीज करेंगे, हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस वहां पे कवर्ड नहीं था ये पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर। तो हाउसिंग फाइनेंस भी इन में बैंकिंग वाला ही काम हो गया ना। तो इसके लिए वो लोग ने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया कि भाई तुम सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंस नहीं, हाउसिंग फाइनेंस का काम भी तुम यहाँ पे कर सकते नहीं हो, अनलेस तुम्हारे पास क्या हो, वैलिड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट हो तो भाई हम तुम्हें सब कुछ करने देंगे, पर हम तुम्हें अच्छी तरह से क्या करने वाले हैं, गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो एनबीएफसी का चैप्टर है ना, वो लोग ने अमेंड किया हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में, जो अब नए हमारे पोर्शन में भी है। वहां पे पढ़ेंगे कि आरबीआई ने ना एनबीएफसी को गवर्न करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रोविजंस निकाली है, जहाँ पे एनबीएफसी को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये लिखना है कि जब तक क्या नहीं बना है सर्टिफिकेट,
तब तक ये काम चालू किया हुआ है। तीसरा, क्या ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाउ एनबीएफसी अलग अलग टाइप की होती है। अगेन जब हम जाएंगे एनबीएफसी के चैप्टर सीखेंगे, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। फॉर एग्जांपल एक एनबीएफसी को हम कहते हैं आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। क्या कहते हैं हमसे? एनबीएफसी का काम क्या है? लोगों को कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना, लोगों को लोन देना, ये सारे बेसिक काम है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। वैसे ये होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, या वैसे ही क्या होता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाउ व्हाट इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास टोटल 1000 करोड़ है। क्या है हमारे पास टोटल? अब अब वो 1000 करोड़ है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सी व्हाट डू यू मीन बाय कोर? तुम्हारा मेन फोकस किसके ऊपर है? फॉर एग्जांपल लेट अस से तुम आर्टिकलशिप में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? मेरा कोर क्या है? डीटी। कोई बोल रहा है मैं सिर्फ ऑडिट कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा? मेरा कोर क्या है? ऑडिट। तो कोर मतलब तुम्हारा मेन फोकस किसके ऊपर है? तो कोर मतलब तुम्हारा मेन फोकस किसके ऊपर है, उसका हम क्या कहते हैं? कोर। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास 1000 करोड़ है। हम 1000 करोड़ में से 90% पैसा है ना, एक ही ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप कंपनी? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती है। तो अगर मैं अदानीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अदानी पोर्ट में डाला, अदानी एनर्जी में डाला, पर अदानी की ही कंपनीज में मैं डाल रहा हूँ। और किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ? या तो मैं उनके इक्विटी शेयर्स खरीद रहा हूँ, या प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहा हूँ, बॉन्ड्स खरीद रहा हूँ, डिबेंचर्स खरीद रहा हूँ, उनको लोन दे रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका जो भी, पर मेरे पास जो पैसा है उसमें से 90% पैसा मेरा काम में पड़ा हुआ है, एक ग्रुप कंपनी। तो हम क्या कहेंगे? हमारा कोर फोकस किसके ऊपर है? अदानी के ऊपर। ठीक है। अब ये जो 90% पैसा डाला, वहां पे ना सब 1000 में से 900 करोड़ डाला, बट लेकिन 60% इक्विटी शेयर होना चाहिए। या 60% क्या होना चाहिए? मतलब बाकी का जो 300 करोड़ है वो बॉन्ड हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, लोन हो सकता है, पर 60% एटलीस्ट क्या होना चाहिए? डिबेंचर, सर क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर। सो वापिस एक बार हम लोगों ने बोला कितने परसेंट बोला? 90%। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल कितना पैसा है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ में से 90% हम एक ग्रुप कंपनी के अंदर डाल। ठीक है। अब ग्रुप कंपनी के एग्जांपल अपने क्या क्या लिए? लाइफ है, टाटा है, अदानी है। अब मैं किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ? दिस कैन बी व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस कैन बी बॉन्ड्स, दिस कैन बी डिबेंचर, दिस कैन बी लोन। तो इसमें से 60% जो है वो कंपल्सरी क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर। क्या समझा हो अभी तक? सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टोटल कितना है? 1000। 1000 में से 90% कितना होगा? इसका होना चाहिए ग्रुप कंपनीज का। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई वहां पे जो भी है लाइन से अदानी है, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, कोई भी फॉर्म, पर 60% क्या होना चाहिए? इक्विटी। अच्छा, इतना गहराई में ऐसी वापस शायद जाएगा नहीं, बट स्टिल 60% 90% का है, ये पूरे 100 का है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 900 करोड़ मैंने यहाँ पे डाला। कितना डाला यहाँ पे? 900। ठीक है। अब ये जो 60% है, वो 900 का 60% है कि 1000 का 60% है? ये 1000 का 60%। अगर तुम यहाँ पे रीड करोगे, इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स इन द ग्रुप कंपनी constitute not less than 60% of its net assets। ऊपर भी क्या होगा था? 90% of its net assets। तो हमारे पास जो नेट एसेट है उसी का 60%, मतलब 90 का 60% हम काम कर रहे हैं क्या? तो हमें क्या कह दिया जाएगा? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। हमें क्या कह दिया जाएगा? तो अब आ जाओ मेन। अब ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी था सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, क्या वापस एग्जाम में तुम्हें लिखने की जरूरत है? क्या नहीं। तो whether the company is a core investment company, if yes, क्या हम अभी भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं? क्या फुलफिल कर रहे हैं? क्राइटेरिया। तो ये जो था 90% एंड 60% वो नथिंग है व्हाट? क्राइटेरिया। तो क्या मैं अभी भी 90% 60% का क्या फुलफिल कर रहा हूँ? क्राइटेरिया।
कि मुझे क्या कर दिया गया है, एक्सेप्ट क्या कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल काफी बार जो गवर्नमेंट एनबीएफसी होती है उनको ये सारी चीजों से क्या कर दिया गया है, एक्सेप्ट। तो वहां पे हमें रिपोर्ट करना है कि क्या हम अभी भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, कि हमें क्या कर दिया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एनबीएफसी है, अब एनबीएफसी के अंदर भी भाई फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सब्सिडरीज है, क्या एनबीएफसी इसके अंदर अंडर भी क्या है। 9 मिनट लेट आज तो परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रैफिक तो ट्रेन में आता है, फिर ट्रैफिक इधर है। सुबह 6 बजे ट्रैफिक का, सॉरी सॉरी, जो जनता बोलेगी, सब लोग बोलेंगे छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। एक देख तूने इतने सालों में एक दोस्त बनाया होता तो बच गया। यार बैठने को वाला नहीं किया मैंने, देखो आधा घंटा बैठ ऑनलाइन बैठा तो नहीं क्या करेगा। मेरे को तो कोई ऐसा बोलता ना, रोज सुना, रोज सुबह सुबह फोन करके उसको गाना सुनता है। तो डिसाइड कर, अच्छा इधर ऑनलाइन वाले का भी डिमांड आ रहा है, हमको भी दूसरा गाना। पब्लिक देखे बिना समझ गया कि लेट कौन आया, नहीं बैठ जा, पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, कारो खत्म होते ही तो करेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करें उसके बीच में तो क्या बोले ना, बिटवीन द ब्रेक्स। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल लेटे से हमारी कंपनी है, कंपनी की सब्सिडरीज है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेटे से एक्स है, उसकी सब्सिडरी है ए बी सी। अब ए के पास भी 1000 करोड़, ए का कोर फोकस रिलायंस है, बी का कोर फोकस टाटा है, सी का कोर फोकस अदानी है। तो अब ये जो ग्रुप कंपनी है एक्स, जो सारी ग्रुप कंपनी है उसमें एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है या 3 कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक। तो क्या ऐसा हो सकता है, यस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना रिपोर्ट करना है, वेदर द ग्रुप कंपनी हैज मोर देन वन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इफ यस क्या इंडिकेट करोगे, नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। सो वापस एक बार हमने क्या बोला कि देखो एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के नीचे फॉर एग्जांपल लेट अस से कौन सी है, ए बी सी। अब इसका कोर फोकस किसके ऊपर है, रिलायंस के ऊपर। बी का कोर फोकस किसके ऊपर है, टाटा के ऊपर। और सी का कोर फोकस किसके ऊपर है, अदानी। तो यहाँ पे हमारे पास एक नहीं कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, 3। तो हमें सिर्फ पता है कि हमारे पास कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना। तो ये हमारा हो गया क्लॉज नंबर 16, इसको भी अगर स्टार्ट मार्क करो, दिस क्लॉज कैन बी आस्क्ड ओनली एट सीए फाइनल लेवल, तो दिस इज इन द पोर्शन ऑफ इंटर सीए। पर लेकिन इंटर सीए वाले लोग को है ना, ये सब हम पढ़ाते हैं पर उनके पोर्शन में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसा ही कुछ नहीं है, वो लोग उनको फाइनल सीए का टॉपिक पढ़ाना पड़ता है। पर एक फाइनल सीए व्हेन वी गो टू टॉपिक ऑफ एनबीएफसी, वहां पे ये है सब कुछ डिटेल में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एनबीएफसी के चैप्टर के साथ ये पूछ सकते हैं जो वो लोग ने एक्चुअली किया भी है। तो एनबीएफसी में देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन व्हाट, का। सो यहाँ पे ये क्लॉज आ सकता है डेफिनेटली एट विच लेवल, फाइनल लेवल। तो ये क्लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ना मैंने कौन से क्लॉज इंपॉर्टेंट करवाया, एक ये वाला इंपॉर्टेंट करवाया, एक फ्रॉड वाला इंपॉर्टेंट करवाया था, और एक हमारा क्रॉस 14 करवाया था इंटरनल। तो 3 क्लॉज हमें इंपॉर्टेंट करवाया। लॉजिक ये है कि अब तक आईसीआई में ना क्लॉज 10 तक ही ज्यादा पूछा, तो इन द नेक्स्ट कमिंग टेंस क्लॉज 10 के आगे के क्वेश्चन में ज्यादा एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें से ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्लॉज नंबर 16। अच्छा, तो यू एक्सप्लेन व्हाट इज एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब वहां पे ना काफी बार गवर्नमेंट एनबीएफसी जो सबको एग्जाम्प्ट किया जाता है, इवन इफ यू आर अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल एनबीएफसी है गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट किधर कर रही है, गवर्नमेंट कंपनीज में कर रही है।
तो उनको है ना यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया गया है कि इवन इफ यू आर टेक्निकली अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो वे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ रिपोर्ट करना है कि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर दिया गया। अब क्लॉज नंबर 70, कैश लॉसेस। हमें सिर्फ इतना रिपोर्ट करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये साल टोटल कितना कैश लॉस हुआ और इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैश लॉस कितना हुआ। देखो आजकल के जो भी स्टार्टअप्स है, हर जगह पे तो दिख रहा है कि कैश लॉसेस है, तो उनमें हमें ये क्लॉज बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, जहाँ पे हमें देखना करना पड़ेगा कि व्हाट आर द कैश लॉसेस। तो इसको बताओ कि अमाउंट ऑफ कैश लॉस क्या है। तो ये लोग बोल रहे हैं क्या ये साल या तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर क्या कैश लॉस हुआ था तो कितना कैश लॉस हुआ। ना इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए तुम्हें क्या कर सकते हैं, दे कैन गिव यू वन पीरियड जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस है, कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, सारे इनकम है, कैश इनकम, नॉन कैश इनकम। और वहां पे तुम्हें बोला जाएगा कि भाई टोटल नीचे लॉस दिख रहा है, बताओ कितना लॉस रिपोर्ट करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नॉन कैश को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब तक ऐसा कोई सवाल नहीं बना, बट लेकिन दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क। समझा सबको ये? तो यहाँ पे अपने को क्या बोलना है, वेदर क्या कैश लॉस हुआ है ये सर, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग है, और अगर हुआ है तो क्या स्टेट करोगे, अमाउंट ऑफ कैश लॉस। Any investment in group companies refers to one individual company invested in multiple group companies to meet the नहीं मल्टीपल कंपनीज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर टाटा है तो टाटा की कोई भी कंपनी, फिर टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, स्टारबक्स हो, तनिष्क हो, टाटा ग्रुप की कंपनी में कोई भी कंपनी नहीं नहीं, फिर कोड क्या हो, फिर तो फोकस ही नहीं रहा ना। फिर तू ऑडिट भी कर रहा है, टैक्स भी कर रहा है, तो तेरा कोड नहीं रहा। तो एक ही उसके अंदर तू जो कंपनी लेना चाहिए, नहीं ना नहीं कर सकता है, बट यू कैन डू टाटा एंड अदानी, नहीं जस्ट टाटा और जस्ट अदानी। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, लॉस नंबर 70। अब रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब जिन बैच में प्रोफेशनल एथिक्स हो चुका है, वहां पे याद करो वी मस्ट कम्युनिकेट विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर। हमने जब तक पहले वाले ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट नहीं किया है इन राइट टीम में, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। याद आ रहा है क्लॉज 8। तो यहाँ पे हम लोग उसका थोड़ा जिक्र ऑलरेडी प्रोफेशनल एथिक्स में कर चुके हैं। कानून में क्या बोल रहा है कि ये साल को भी ऑडिटर रिजाइन करके, क्या करके गया, तो क्या मैंने आउटगोइंग ऑडिटर मतलब जो क्या करके जा रहा है, रिजाइन। ठीक है, जो छोड़ के जा रहा है वो आउटगोइंग हो गया, मेरे को क्या कहा जाएगा, इनकमिंग ऑडिटर। तो क्या मेरे आउटगोइंग ऑडिटर के इश्यूज कंसिडर की, मतलब क्या मैंने उसको पूछा भाई तो क्यों वो छोड़ के जा रहा है, तेरे ऑब्जेक्शंस क्या थे, तेरे प्रॉब्लम्स क्या थे। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ इतना रिपोर्ट करना है कि कोई रिजाइन करके गया, तो मैंने क्या उसके इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स को कंसिडर किया है तो नहीं। तो अगर वो ऐसा कोई रीजन देता है, या तो क्लॉज 8 में बोला था, पहला वाला ऑडिटर बोल रहा है मेरे को फीस नहीं पे किया गया, क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, क्या नहीं। पहला वाला ऑडिटर बोल रहा है सेक्शन 139 नहीं अप्लाई हो रहा था, क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, क्या नहीं। पहला वाला ऑडिटर बोल रहा है मेरे ऊपर रोजा डाला गया था, क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, क्या नहीं? तो इसके लिए वी शुड कंसिडर कि भाई तेरे इश्यूज क्या थे, तेरे ऑब्जेक्शंस क्या थे, तेरे कंसर्न्स क्या थे, उसके बिना मैं ये कर सकता। अब क्लॉज 8 और इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है पता है। क्लॉज 8 कब एप्लीकेबल होता है, जब भी प्रीडिसेसर ऑडिटर के बाद वो है। ठीक है, अब हो सकता है पहले वाले ऑडिटर का टेन्योर समाप्त हो गया, उसने रिजाइन किया हुआ, यहाँ पे सिर्फ कब है, रेजिग्नेशन हुआ। तो क्या ये साल कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया, उसका टेन्योर समाप्त हो गया तो अपने कोई फर्क पड़ता नहीं। पर अगर रिजाइन करके गया तो इन दैट केस मेरे को बताया गया है कि मैंने आउटगोइंग ऑडिटर के इश्यूज, ऑब्जेक्शन या कंसर्न्स को कंसिडर किया कि, क्या समझा आपने कोई, पक्का? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। अब आना वहां पे आंसर सीधा मत देखना, तो अभी एक आध दो जगह पे आंसर गलत प्रिंटेड हुए हैं, तो सब थोड़े यहाँ पे ध्यान दो, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। चलो एक साथ रीड करो सब, यू आर अपॉइंटेड एज।
अनऑथेंटिक मतलब ढूंढ के निकाला है, खोद के निकाला है। कौन सा क्लॉज आएगा? पूरा रिविजन करके आना चाहिए था बंदे के, एटलीस्ट एक पेज छुट्टी होना था। 8 और 18। 8 वाला कौन सा था? डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। याद करो क्या मैं कर्मा याद आ गया, XYZ चीज हुआ, हमने इनकम को सरेंडर कर दिया। तो बताओ ये सब उससे रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं? तो 8 आएगा। 18 क्यों आएगा? ये यहाँ पे क्या हुआ है? रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे ना वो लोग ने आंसर में सिर्फ क्लॉज 18 लिखा हुआ है, बट लेकिन हम साथ ही साथ कौन सा लिखेंगे? क्लॉज 8। तो वहां पे ऐड करो क्लॉज 8। सारे बैचेस में 570 बाकी है, वही कंसर्न। ठीक है, सो अब यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी ऑफ अ कंपनी मीटिंग इट्स लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। सो ये लोग को हमें रिपोर्ट करना है बेस्ड ऑन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। राइट नाउ दे आर गिवन अस 5 फैक्टर्स कि ये 5 फैक्टर्स या कोई भी कारण के वजह से तुम्हें क्या लग रहा है कि वहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है। क्या वहां पे क्या है? नाउ फर्स्टली अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, फिर पूरा कंसेप्ट समझते हैं। See, when I say going concern is inappropriate, मतलब I am confident कि कंपनी क्या होने वाली है, मतलब we are sure, अपने पास सबूत है। But when we say material uncertainty, मतलब अभी भी डाउट है। क्या अभी भी क्या है? हमें नहीं पता कि कंपनी डेफिनेटली बंद होगी क्या डेफिनेटली बंद होने वाली है। पर एग्जांपल अगर समझो, मैं स्पाइसजेट का लास्ट ईयर का या उसके पहले वाले साल का रिपोर्ट बताऊं, वहां पे ऑडिटर बोल रहा था मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या बोल रहा था? मटेरियल अनसर्टेनिटी है। रिपोर्ट निकाल के अगर पढ़ोगे तो वहां पे ऑडिटर ने लिखा होगा कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड लॉसेस है। वो लोग बोले कि भाई बहुत सारे एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं जो एकदम भाई बिगड़ जाते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ होने के 3 घंटे पहले पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है। उसकी वजह से काफी सारे कस्टमर्स भाई दूसरे एयरलाइन में ट्रैवल करना चालू कर दिए हैं, पायलट छोड़ के जा रहे हैं। ये सारे कारण की वजह से हमें लग रहा है कि शायद कंपनी नहीं चलेगी। मैनेजमेंट ने अपने प्लान दिए हैं कि ये सब करके हम कंपनी को भाई रिवाइव करेंगे, बट वी आर नॉट श्योर। इसे हम कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। कैसे हम क्या कहते हैं? पर अगर समझो फॉर एग्जांपल हम अभी की बात करें या हम वो एयर की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा? विल कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। हमें पता है फॉर श्योर कि कंपनी क्या हो रही है बट, तो यहाँ पे विल कंसर्न इनअप्रोप्रिएट कैसी बात नहीं होती है, अनसर्टेनिटी की बात नहीं है। किसकी बात हो रही है? तो ये लोग बोल रहे हैं कि देखो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज, तो रेशियो के बेसिस के ऊपर, सेकंड एजिंग के बेसिस के ऊपर। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एजिंग? व्हाट डू यू मीन बाय एजिंग? एजिंग मतलब डेटर्स के पास से जो पैसा लेना होता है ना, कितने टाइम से पैसा लेना बाकी है, उसको हम एजिंग कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर से मैंने अगर समझो यहाँ पे कृष्णा को पैसा दिया, उसके पास से 4 महीने से पैसा आना बाकी है, तो मैं क्या बोलूंगा ये डेटर की एज कितनी है? 4 मंथ्स। अगर फॉर एग्जांपल साहिल से 6 महीने से पैसा आना बाकी है तो उसकी एज कितनी हो गई? 6 मंथ्स। तो अब एजिंग है, ऐसा लग रहा है कि भाई वहां पे डेटर्स की एज बहुत ज्यादा है, मतलब डेटर से 8 महीना, 12 महीना, 15 महीने से पैसा नहीं आया है, इसलिए हमें उम्मीद कम है कि अब पैसा आएगा। तीसरा, अब हमारे जो असेट्स है उसको बिकने में टाइम लगेगा और लायबिलिटीज अभी पे करनी। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स जब बिकेंगे और लायबिलिटीज जो पे करनी है दोनों के बीच में गैप है। लायबिलिटीज जब भी पे करनी है, असेट बिकने में टाइम लगेगा। तो एक रीजन हमें क्या लगा? रेशियोज की वजह से। ठीक है, जो भी रेशियोज हो सकते हैं हमारे प्रॉफिट मार्जिन या XYZ रेशियोज। दूसरा हमें किसकी वजह से लगा? एजिंग है। तीसरा हमें क्या लगा वहां पे? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज और अदर इंफॉर्मेशन द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द मैनेजमेंट्स प्लान। मतलब मेरे को कोई और अदर इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, इट कैन बी एनी इंडिकेटर,
और या तो मेरे को पता है कि मैनेजमेंट का प्लान ही क्या है, मेरे को ही पता है कि मैनेजमेंट कंपनी को क्या करने वाला है ये। तो इन दैट केस मेरे को वहां पे रिपोर्ट करना है कि क्या वहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं। तो मैं तो द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी exists as on which date, date of audit report, balance sheet date नहीं लिखा, date of which report, that the company is capable of meeting the liabilities existing at the balance sheet date. तो मेरे को रिपोर्ट करना है कि जिस दिन पे मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ उस दिन पे तक कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं। सिर्फ अभी नहीं, मेरे को ये बताना है कि भाई आने वाले एक साल में जो भी लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम्हें कोई कंसर्न का डेफिनेशन याद हो, कोई कंसर्न क्या था, एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर बट एटलीस्ट फॉर वन मोर अकाउंटिंग पीरियड। क्या फॉर वन मोर? इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन द, that company is capable of meeting its liability existing at the balance sheet date and when they fall due within a period of 1 year. या when they fall due within a period of what time? क्या समझा वो भी तो ये? ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को सिर्फ रिपोर्ट करना है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और सिर्फ अभी नहीं आने वाले एक साल तक की जो भी लायबिलिटीज आएगी वो सब पे कर पाएंगे कि। अब इसको किसके साथ क्लब किया जा सकता है? SF-570 के साथ। किसके साथ क्लब किया जा सकता है? 570। तो अब तक सो फार उन्होंने ऐसे कोई सवाल बनाए हुए किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे वापस एक बार कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी मीटिंग इट्स लायबिलिटी एट व्हिच डेट, बैलेंस शीट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच रेशियोस each an expected date of realization of financial assets and payments of what or other information. The auditor's knowledge of the board of directors and the management, whether the auditor is of the that no material uncertainty exists on the date of that a company is capable of meeting its liability existing at the and when they fall due within a period of 1 year from the date of balance sheet. क्या समझा मुझे को ये पक्का? ये हमारे लिए क्या हो गया? कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी मीटिंग इट्स लायबिलिटी एट व्हिच डेट, बैलेंस शीट। समझा यहाँ तक? अब क्लॉज नंबर 10-20 क्या बात करता है, उसके लिए हमें एक बार सीखना क्या पड़ेगा, 135(5) और शेड्यूल 7। किसी को याद है 135(5) क्या था? याद आया कुछ? CSR, मतलब वहां पे कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसके 3 साल के एवरेज का 2% हमें क्या करना पड़ेगा, समाज सेवा में डालना पड़ेगा, CSR में डालना पड़ेगा, हम तरह जैसा कुछ अपने को भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। कितना परसेंट? 2%। और यहाँ पे ना पब्लिक क्या करता है, CSR के नाम पे कुछ भी करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं भाई यहाँ पे तुम सबको भाई ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट खिलाया, खाना मैंने खिलाया, मैं बाद में बोला देखो गरीबों को खाना खिलाया, मेरे CSR एक्टिविटी की। फिर बाद में फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे एम्प्लॉइज हैं, अब हमारे एम्प्लॉइज में से कोई भी बीमार होता है तो मैं बोलता हूँ भाई देखो वो या उनके घर वाले बीमार होते हैं, उनके हॉस्पिटल का खर्चा मैं देता हूँ। तो भाई देखो मैंने CSR का एक्टिविटी किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो भाई यहाँ पे सारे ऑफिस वाले लोग हैं, उनके जो भी उनके बच्चे हैं उनके बच्चे का फीस मैं भरता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए वो भी जैसे गंवार रह जाए, तो उनके सारे बच्चों के फीस कौन भर रहा हूँ? मैं भर रहा हूँ। देखो मैं CSR कर रहा हूँ। अब ये CSR है कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज को कॉग्निजेंस दे रहा हूँ। तो ये CSR एक्टिविटी हुआ क्या? नहीं। मतलब मैं तो CSR के नाम पे अपने एम्प्लॉयज को ही क्या देते जा रहा हूँ, कोई ना कोई पर्क्स देते जा रहा हूँ। तो लोग ऐसा करना शुरू करें, इसके लिए उन लोगों ने बोला भाई देखो तुम कोई भी चीज करोगे, ऐसा बोला गरीबों को खाना खिला रहा हूँ उसको हम CSR मानने वाले नहीं है। हमने एक शेड्यूल 7 बना रखा है, उसके अंदर दुनिया भर की एक्टिविटीज लिख रखी है। उससे अगर तुमने वो एक्टिविटी की तो ही हम उसे क्या मानेंगे, CSR। अच्छा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है करने का तो हमने ना उधर एक चंदा बना के रखा। ठीक है, वो स्कैम वाला चंदा है ना, PM केयर फंड्स। तो PM केयर फंड जैसा एक चंदा बना के रखा है, और तुम्हें अगर टाइम नहीं है तुमने वो चंदे के अंदर पैसा डाल दिया तो भी हम मानेंगे कि तुमने क्या कर दिया, CSR। ठीक है, मतलब पता है ना उसका अलग दुनिया भर का टाइम पास। मतलब PM केयर फंड इज वन फंड वेयर जैसे वी कैन नॉट गिव यू अ डिस्क्लोजर ऑफ हम लोग ने पैसा कहाँ पे यूज किया।
मतलब आरटीआई भी अगर फाइल किया तो इट प्रोटेक्ट्स पीएम केयर फंड्स दैट दे विल नॉट गिव डिस्क्लोजर। तो वहां पे कोविड के वक्त दुनिया भर के लोगों ने अपने सीएसआर का पूरा पैसा किसमें डाला था? फॉर एग्जाम्पल टाटाज वाटर सील। ऑनेस्टली आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर टाटाज, बट लेकिन ऑनेस्टली वो लोग जितना ब्रांड नेम बनाते हैं, जितना वो बनाते हैं, क्या वो फिलैंथ्रोपिस्ट है? अगर तुम्हारे कोई कलीग्स हो, तुम्हारे कोई सीनियर्स हो जो टाटा में काम करते हैं, द वर्क कल्चर इज वर्स्ट इन टाटास। ठीक है, मतलब टीसीएस वाले लोग को पूछोगे ना, उनका तो लाइफ इट इज वेरी मिसेबल। तो वहां पे वो लोग ने क्या किया कि भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1500 करोड़ जितना वो लोग ने बोला कि हमने कहाँ पे दिया, कोविड के लिए। पर मेरे को बताओ, क्या वो 1500 करोड़ रुपया ऐसे ही अपने जेब से दिया था? सीएसआर का पैसा था, किसी और चीज के लिए यूज करना होता, करना ही था ना। 2% दे डिड नॉट हैव एन ऑप्शन। वो पैसा किसके अंदर डाल दिया? पीएम के अंदर। तो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज दी गई है, फंड भी दिए गए कि तुमने इसके अंदर डाल दिया तो हम इसे क्या मानेंगे? सीएस। क्या यहाँ तक सबको समझ? अब यहाँ पे ये लोग आगे बोल क्या रहे हैं, हमें क्या करना है? अब दो चीजें हो सकती है, इधर इट इज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, या तो इट इज अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। क्या इट इज अ, या तो इट इज अदर देन ऑनगोइंग। अदर देन ऑनगोइंग मतलब दिस इज अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब बी वाला पॉइंट समझते हैं। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? हमें वो पैसा एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्या वो पैसा किस में ट्रांसफर करना चाहिए? अलग अकाउंट, जस्ट सो दैट वो पैसा मिक्स ना हो जाए। तो हमें इतना रिपोर्ट करना है कि वो पैसे को अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है कि नहीं। तो वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड, क्या वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग pursuant to any ongoing project has been transferred to a, ये समझा आपने? सिंपल। पर लेकिन कंप्लीटेड है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से हमने डिसाइड किया था कि हम सीएसआर के नाम पे 2% के हिसाब से 40 लाख का खर्चा करेंगे। हम लोग ने भाई एक्टिविटी एक्टिविटी में सब कुछ प्लान किया, हम लोग ने बोला फॉर एग्जाम्पल ये सब कुछ करेंगे, हमारा टोटल खर्चा 40 लाख। बट लेकिन इवेंचुअली प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते हमारा खर्चा सिर्फ 36 लाख रुपीज हुआ, 4 लाख रुपया बच गया। तो अब 4 लाख रुपया बच गया तो तुम फालतू में कहीं पे भी खर्चा करोगे क्या? जस्ट बिकॉज यू नीड टू कंप्लीट 4 लैक्स? ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चलो तुम्हारा 4 लाख बच गया, पर वो तुम अपने पास नहीं रख सकते। हम लोग ने चंदा दिया था पीएम केयर फंड, तुम वो 4 लाख रुपया उसके अंदर तुमने अगर उसके अंदर भी डाल दिया, तो भी हम मानेंगे कि तुमने अपनी सीएसआर की एक्टिविटी को क्या किया हुआ है, कम। ठीक है, सो वहां पे वो क्या बोल रहे हैं, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंड अमाउंट। ठीक है, जो पैसा उनके पास क्या हो गया है, बच गया है, टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। कौन सा फंड है यहाँ पे? पीएम केयर्स फंड। टू अ schedule, sorry, specified in schedule 7 of the companies act within a period of 6 months from the expiry of the financial year। ठीक है, तो 31 मार्च से 6 महीने के अंदर ये जो अनस्पेंड अमाउंट है वो तो लोग ने डाल दिया कि नहीं। ठीक है, सो इससे बस हमें क्या बताया ना, देखो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो वो पैसे को क्या करोगे, ये भी अलग अकाउंट में। और अगर उसको कंप्लीटेड है तो ये जो अलग सेपरेट अकाउंट था उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा बच गया रहेगा। वो पैसे को 6 महीने के अंदर शेड्यूल 7 में जो फंड खुला हुआ है उसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो हम लोग उतना ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग ने पैसा डाला है कि नहीं। क्या समझा? ये एक्चुअली टोटल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट 135 हमने सब इसके ऊपर क्या करना है, क्या यार सब समझो? ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर व्हाट, पीएम को और एक भी फंड है, टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर ओनली 2 फंड्स, 6। एक बार देखो मेरे हिसाब से पूरी एक्टिविटीज बहुत है, फंड का टू है। तो भी एक बार देख लो, आई एम नॉट श्योर हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्लॉज नंबर 20। टोटल एक्सी में नहीं हुआ ना, यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है।
because ये सर applicable हुआ that। अब नेक्स्ट आता है क्लास 21 समझने के पहले एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी अपने को। अब कंपनी के क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या होते हैं कंपनी के। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल होल्डिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, सब्सिडरी के भी क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों को मिला के क्या बना दिया जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे ही वैसे ही होल्डिंग कंपनी का क्या होता है एक रिपोर्ट, सब्सिडरी का भी क्या होता है एक रिपोर्ट। दोनों को मिला के क्या बना दिया जाता है कंसोलिडेटेड ऑडिट। वैसे ही होल्डिंग कंपनी का क्या होता है, तो सब्सिडरी का भी क्या होता है कारो। दोनों को मिला के कंसोलिडेटेड कारो जैसी कोई भी चीज है नहीं। क्या हम कंसोलिडेटेड कारो बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। तो किसी ने कारो वारो बनाया ही नहीं, मतलब application में कर क्या है। इतना भी ऑनेस्ट नहीं होता। मैं जब आर्टिकलशिप में था ना हमारे वो कारो बहुत कौन सा था नहीं 16 में था सही पहले जब आर्टिकलशिप में। तो ऐसा ही था, एक दिन कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो सर जो भड़के थे अगले दिन मेरे को एक ही दिन में पूरा कारो का फॉर्मेट रख के आने को बोला। ध्यान पे आ गया था, पूरी रात सो नहीं पाया था मैं। बस इतना सारा फॉर्मेट पूरा रट के जाना मतलब, और तभी तो इतना अंडरस्टैंडिंग जैसा क्लैरिटी ऑफ थॉट जैसा तो कुछ था ही नहीं। फिर वो होने के बाद मेरे को पूछा तू घट के आया पर समझा वाला नहीं, फिर मेरे को गाइडेंस नोट दिया, अब ये नेक्स्ट दिन तक पढ़ गया। बोलो क्यों नहीं कर सकते कंसोलिडेट। अब देखो फॉर एग्जांपल हम इन्वेंटरी की बात करते हैं, इन्वेंटरी में क्या होगा, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, क्या वहां पे डिस्क्रिपेंसी, क्या थी वहां पे डिस्क्रिपेंसी, बट डिस्क्रिपेंसी का एक परसेंटेज दिया हुआ है। कितना परसेंटेज दिया हुआ है 10। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे यहाँ पे कंसोलिडेशन में फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास एक होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, एक जॉइंट वेंचर भी है। सो हमारे पास क्या है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे ये लोगों का जो इन्वेंट्री है समझो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ था। अब जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया वहां पे इन्वेंट्री आया 95 करोड़। क्या यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। एसोसिएट के पास स्टॉक होना चाहिए था 80 करोड़, जब हम लोगों ने देखा वहां पे स्टॉक निकला 70 करोड़। क्या यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है, यस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट अस से स्टॉक होना चाहिए था 70, निकला कितना 60। क्या यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है, यस। अगर मैं कंसोलिडेट करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा 250 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया बताओ, कितना 245, 220। अब 225। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इन दिस केस का मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा, आके ना, यस। यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे 100 करोड़ था, यहाँ पे कितना था 95, यहाँ पे 80 था, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कितना था 71, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कितना था 70, यहाँ पे कितना था 60। तो अब टोटल कितना हो गया 250। अब यहाँ अगर टोटल करके बताओ कितना हो गया 228। क्या अब मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे अगर मैं कारों को कंसोलिडेट कर, क्या कारों को, तो सेकेंड वाले केस में मैं तो कुछ रिपोर्ट ही नहीं करूंगा,
क्योंकि 10% से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। पर अगर मैं इंडिविजुअली बनाऊं तो भाई मेरे एसोसिएट के को दिखा रहा है, जॉइंट वेंचर में दिखा रहा है। तो कंसोलिडेशन करने की वजह से उनको क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, इसलिए उन्होंने बोला भाई तुम कंसोलिडेट मत कर। ठीक है, वहां पे कारो दे रहे हो एमसीए को, क्या उनको पब्लिक को मिलने जा रहा है, कि यूजर्स चाह रहे हैं उनको मिल रहा है क्या नहीं, उनको सिर्फ देखना है कंपनी में क्या हो रहा है। उनको बोलेंगे भाई हम ऑलरेडी अलग अलग कंपनी में पूरे क्या ले चुके हैं कारो, तो भाई तो इंडिविजुअल कारो करो ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमारे करने की कोई जरूरत है। तो हमें क्या बोल दिया गया, कंसोलिडेटेड कारो बनाने की कोई जरूरत है। बट 21 क्लॉज एक नया ताजा ताजा पॉइंट है। वो लोग बोले कि अगर सब तुम होल्डिंग कंपनी का ऑर्डर इसके ऑर्डर करो, तो तेरे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तू कंसोलिडेट करेंगे। बट देखो पता है कि तेरे एसोसिएट का जो ऑडिट करते हैं उसमें वहां पे क्या दिया हुआ है एड्रेस। देखो कोई और ऑडिटर हो या तो खुद ही हो सकते हैं इधर ऑडिटर, बट लेकिन वो जो भी रिस्पेक्टिव कंपनीज है जॉइंट वेंचर एसोसिएट उनके कारों में क्या दिया गया है कि एनिवर्सरी क्या दिया गया, मतलब वो क्लॉज में लिखा रहेगा तो क्लॉज में इन्वेंटरी के भाई सब कुछ सही नहीं है, तो वहां पे एक एनिवर्सरी मांगते। तो अब तू है ना एज अ होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सिर्फ वो क्लॉज का हमें रेफरेंस नंबर दे, क्यों क्लॉज का हम सब क्या दे दें रेफरेंस, तो यू इंडिकेट कि कौन से क्लॉज में वहां पे क्या दिया गया है। तो कंसोलिडेशन हम मांग रहे हैं नहीं। अच्छा अगर समझो तेरा कोई भी ग्रुप कंपनीज में किसी ने एडवर्स रिमार्क ही नहीं दिया तो देखो 21 में कुछ रिपोर्ट नहीं किया। पर अगर किसी ने भी एडवर्स रिमार्क किया हुआ है तो वो हमें बता दे कि कौन से पैराग्राफ के अंदर वो लोग ने क्या लिया हुआ वहां पे एडवर्स। सो फॉर 21 को whether the company has given qualification or adverse remark by respective auditors, क्या बोला गया रिस्पेक्टिव मतलब सब्सिडियरी का एसोसिएट का जॉइंट वेंचर का इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ यस क्या इंडिकेट करोगे डिटेल्स ऑफ द कंपनी एंड दूसरा क्या दे दोगे पैराग्राफ नंबर और द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द एडवर्स। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो डिटेल ऑफ द कंपनी दो, मतलब सब्सिडियरी में प्रॉब्लम है जॉइंट वेंचर में प्रॉब्लम है और उसके पैराग्राफ नंबर दे दो, मतलब हमारा ये कौन से पैराग्राफ के अंदर क्लॉजेज है 3, तो हम क्या लिखेंगे अगर क्लॉज 2 में है तो हम क्या लिखेंगे क्लॉज 2 पैरा 3। तो हम वो रेफरेंस दे देंगे तो वहां पर उनको पता चलेगा कि ठीक है वो जो बाकी सारे कंपनीज है ग्रुप कंपनीज है उनके ये क्लॉज हमें जाकर पढ़ लेने चाहिए, तो वहां पे क्या दिया गया है एम्पस। तो वापस दिस इज अ न्यू एडिशन जो पुराने कालों में कभी हुआ करता नहीं था। अब तो स्टार्टिंग में जहाँ पे हम एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे थे वहां पे पॉइंट नंबर 5 था जिसको हमने पेंडिंग रखा था। सब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। The order shall not apply for consolidation financial statement। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई एप्लीकेबल होता नहीं, पुराने कारों में सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ था। तो ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई फॉर, अब आगे क्या बोल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर इन क्लॉज 21 the auditor's report of the holding company shall also be indicative of the companies included in consolidated financial statement which carbon report contain qualification purpose। ठीक है, तो अब होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को सिर्फ क्या देना पड़ेगा, बिलों की क्या दे देने पड़ेंगे, क्या समझाइए। तो इसके साथ हमारा क्लॉज 21 भी क्या हो जाता है। देखो पहले 10 क्लॉज के लिए हमने क्या कोड बनाया था यहाँ पे, फिर प्रियंका चोपड़ा टीवी क्या था एफ से फिक्स एसेट, फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद फिर फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे स्टैट्यूटरी रिस्क डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स और प्रेफरेंशियल और प्रॉफिट। चलो बाकी के जो 11 क्लोजेस है उसके लिए हमें थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे फवाद नवाब, क्या होते हैं कि अपन फवाद रिंस, क्या फवाद नवाब रिंस, रिंस मतलब धोता है, किसको धोता है सेंट्रल रेलवे को एट जीएसई। ठीक है, तो जीएससी क्या है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, जैसे इधर जॉली जिम का है वैसे गोरेगांव में इट इज क्वाइट वेल नोन। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको फवाद नवाब, रिपीट करना पड़ेगा वरना ये कोड याद नहीं रहेगा। क्या बोलेंगे अपन फवाद नवाब रिंस, किसको धोता है सेंट्रल रेलवे, कहाँ पर जीएससी। वापिस एक बार फवाद नवाब रिंस सेंट्रल रेलवे एट जीएस, वापिस एक बार फवाद नवाब
सेंट्रल रेलवे एट, वापिस एक बार, और मेरे को बताते जाओ एक एक। सबसे पहले एफ से आ जाएगा फ्रॉड, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा वीटी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा लिमिटेड पार्टी, कंट्रोल सिस्टम, फिर उसके बाद इनसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद एस से आएगा सेक्शन 35 ऑफ आरबीआई, फिर उसके बाद सी से क्या आएगा, कैश लॉसेस, फिर रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद आएगा इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद सेक्शन 135 and लास्ट में क्या रहेगा, सिस्टम। सो इसके साथ हमारा क्या हो गया, कारो 2020 सब। ठीक है, तो नीचे का केस स्टडी है वो पूरे चैप्टर नंबर 7 का है, पूरा रिपोर्टिंग टुगेदर। ठीक है, सो विद दिस कारो 2020 हमारा क्या हो जाता है, समाप्त। सो अपना चैप्टर नंबर 7 में वी आर डन विद 3 टॉपिक सो फार। हमारा 701 हो गया है, 706 हो गया है, और हमारा क्या हो चुका है,